सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय इतिहास और अध्याय चल रहा है 7 नंबर अभिजातीय वर्ग, जिसमें हम वर्गों के बारे में और बदलती परिवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल हमने कुछ महिला अभ्युदय के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी। जैसे 1516 में टॉमस मोर की यूटोपियो का प्रकाशन हुआ। 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना हुई। 1522 में लूथर का द्वारा बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया गया, जर्मन भाषा थी। 1525 में जर्मन में किसान विद्रोह हुआ। 1543 में एंड्रियास वेसेलियस द्वारा ऑन एनाटोमी ग्रंथ की रचना हुई। 1559 इंग्लैंड में एंगल चर्च की स्थापना, जिसके प्रमुख राजा रानी थे। और गेरहार्ड्स मर्केटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया, बेलनाकार। 1582 पोप गेरगरी यानी कितने नंबर के थे, 13वें नंबर के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किया गया। आज जो हमारे घरों में कैलेंडर है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर ये कैलेंडर चलता है, ध्यान रखना। हमारा पूछ ले, हमारा जो कैलेंडर है जो जनवरी महीने हैं यानी अंग्रेजी महीने है, वो किस कैलेंडर पर आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, जो 1582 में प्रचलन में आया था। पूरे लगभग 90% कैलेंडर ये चलता है पूरे विश्व में। विलियम हार्वे ने हृदय का रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, 10वीं क्लास में पढ़ के आए ना, रुधिर परिसंचरण तंत्र। ये विलियम हार्वे ने 1628 में जोड़ा था। और 1673 में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना हुई थी। 1687 में आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन किया। न्यूटन की एक पुस्तक की गुरुत्वाकर्षण, आपको पता ना, प्रिंसिपिया इनकी पुस्तक है। गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। अब देखिए कोपरनिक्स की क्रांति। कोपरनिक्स का नाम सुना होगा, अंतरिक्ष से संबंधित है ये कोपरनिक्स। अभी बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नई नई चीजें आपको अब इंटरेस्ट आना लगेगा। पहले आपने 2-3 पार्ट पढ़े थे ना, आपको लग रहा था ये क्या इतिहास है, ये कौन सी इतिहास है, हमने कभी देखी नहीं, इतनी बोरिंग थी। अब देख जैसे जैसे इतिहास का पड़ाव डलता जा रहा है, जैसे जैसे सदियां बीती जा रही है, इंटरेस्टिंग चीजें आ जाएगी। तो ये बड़े बड़े नाम अब आपको देखो, न्यूटन आपने नाम देखा, मार्टिन लूथर नाम देखा, ग्रेगोरियन कैलेंडर आ गया। ये कहाँ से शुरुआत हुई? देखो यहीं से तो पता चलता है कि ये कहानी क्या थी। आज हमारा जो कैलेंडर चल रहा है उसकी शुरुआत कब हुई, तो यहाँ से पता लग गया ना। ये 1582 में पोप ग्रेरी 13 नंबर के थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। ऐसी चीजें। कोपरनिक्स के क्रांति। ईसाइयों की यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है। इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतरीकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिक्स ग्रहों की गति का नियम बताया था। जैसे ग्रह गति करते हैं ना, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, कैसे गति करते हैं, कितने दिनों में, ये सारी चीजें कैसे घूम रहे हैं। समकालीन कोपरनिक्स 1473 से 1543 के काम से आया। ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है। ईसाई तो ये मानते थे, अंग्रेज थे ना, अंग्रेज, उनका धर्म कौन सा था? ईसाई। और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है, यानी पाप है ना इसलिए स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। ये कहते हैं पृथ्वी है ना, ये ब्रह्मांड के बीच में है और सारे इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ये बता रहे हैं। लेकिन आज हम क्या कहते हैं? सूर्य पृथ्वी के ब्रह्मांड के यानी बीच में है, और सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। वास्तविकता तो ये है, पहले इन्होंने उल्टा बताया था। कोपरनिक्स ने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिक्स एक निष्ठावान ईसाई थे, इसने सही बताया था कोपरनिक्स ने। वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपि का मतलब हाथ से लिखी हुई लिपि, दी रिवोल्यूशनबिस को प्रकाशित नहीं कराना चाहते थे। जब वह अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे, तब उन्होंने ये पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रिक्टिस को सौंप दी थी। इनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफ़ी समय बाद यानी आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने पर खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर तथा गैलीली ने अपने लेखों द्वारा
स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त किया। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौर मंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। जैसे अपने 11वीं किताब भूगोल के अंदर भी पढ़ रहे हैं ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वहाँ तो पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। यहाँ कुछ एक बात है जो इतिहासकारों से संबंधित यहाँ इस इतिहास में दी गई है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वर्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। ब्रह्मांड का अध्ययन। गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है उसके बारे में कुछ नहीं पता। कहते हैं ना, स्वर्ग और नरक किसको पता है? स्वर्ग जो आके थोड़ी बताता है, कल्पना की जाती। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्व से हटकर अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेजी से पनपने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, प्रकृति पे, के मन में सारी चेष्टा की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे जो भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। 1670 में बनी पेरिस अकादमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारियों के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाई। 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? अब हम पुनर्जागरण की अवधारणा पर पुनर्विचार करें। क्या हम कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ? क्या इससे पहले का काल 12वीं और 13वीं शताब्दी अंधकार का समय था? इंग्लैंड के पीटर बर्क जैसे हाल ही में लेखकों का यह सुझाव है कि बर्कहार्ट के यह विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। बर्कहार्ट इस काल और इससे पहले के कालों के फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। पुनर्जागरण मतलब दोबारा अस्तित्व में आना, दोबारा कोई प्रक्रिया को शुरू करना, विकास को। इस शब्द में यह अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वानों और कलाकारों में ईसाई विश्व दृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार किया गया। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण थे। पिछली शताब्दियों के विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृतियों से परिचित थे। लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। यह कहना है कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कल्पनात्मक सृजनशीलता का काल था। इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय काल था जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। जरूरत से ज़्यादा सरलीकरण है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व बाहरी और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते थे। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार के साहित्यिक और कल्पनात्मक रचनाओं के विचार पनपे। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार ने इसे सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे। लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफ़ी विकसित थी। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में समृद्ध हो चुका था और नौ संचालन की नई तकनीकों ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा को संभव बनाया।
इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजयों ने एशिया और उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोमन वासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया। बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि जब तक इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ तब इतिहासकारों ने इसके यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को सामने रखा। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उसमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था और निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी, निजी और सार्वजनिक। वह न केवल तीनों वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य था बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति था। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र नहीं होता बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की इस पहचान को राजनीतिक रूप में व्यक्त किया गया है। इस विश्वास के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के एक समान राजनीतिक अधिकार है। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लातीनी भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा है। इन राज्यों की आंतरिक जुड़ाव का कारण समान भाषा का होना था। ये हो गया हमारा 7 नंबर पार्ट पूरा। थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन इनको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप नोट्स बनाओ तो अंदर से ही बना लेना क्योंकि पूरे पार्ट का विवरण अंदर से 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ से क्या पीछे के क्वेश्चन नहीं आते, कहीं से भी पूरे पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई चौथी 5वीं की क्लासों में नहीं होता है कि पीछे वाले क्वेश्चन कर लो और वहाँ से आ जाए। तो ये सारे पढ़ने हमें पढ़ते हैं। 7 नंबर पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब अगला पार्ट 8वां है या नहीं है उस आधार पे अगले को चर्चा करेंगे। तो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं पार्ट नंबर 7 आपका पूरा हो चुका है।